हेलो दोस्तों, सबों को नमस्कार। आज के सेशन में आप सबों का स्वागत है दोस्तों। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। हम लोगों ने आज से पहले गजनी के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा है। कुछ बहुत गजनी के बारे में जो बच गया था, मोहम्मद गजनवी, उसके बारे में आज पढ़ लेंगे दोस्त। और गौरी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो हम लोग का टॉपिक है, मोहम्मद गजनवी या तो जो गजनी साम्राज्य था और जो गौरी वंश था, उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे दोस्त। जो गौरी है, मोहम्मद गौरी, इसी के बाद में इसका जब मृत्यु होता है, इसी के बाद में भारत में दिल्ली सल्तनत का शुरुआत होता है दोस्तों। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि गजनवी जो था, महमूद गजनवी, उसके समकालीन साहित्यकार कौन कौन सा हुआ। तो एक याद रखना है, फिरदौसी। एक नाम क्या याद रखना है दोस्तों? फिरदौसी, जो शाहनामा लिखा था। क्या लिखा था? शाहनामा। महान फारसी ग्रंथ इसको माना गया है, शाहनामा को। और इसको पूर्व का होमर कहा गया है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। ये वही फिरदौसी है जो कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कह के उसको मान दिया था। कश्मीर को क्या क्या कहा था दोस्तों? तो पृथ्वी का स्वर्ग, याद रखिएगा। अगर बात किया जाए, एक उतबी नाम का इतिहासकार हुआ जो गजनवी का क्या था? दरबारी कवि था। तो जो उतबी हुआ, क्या बोला मैंने? कि ये गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। जो तारीख है यामिनी लिखता है, कौन सा भाषा में लिखता है? अरबी भाषा में। एक याद रखिएगा, वैखी। एक क्या याद रखना है दोस्तों आप लोग को? वैखी। जो वैखी था, ये तारीख ए सुबुक्त गिन लिखा था। ये भी कौन सा भाषा में था? अरबी। एक और नाम याद रखना है दोस्तों, इसका नाम है अल बरूनी। क्या नाम है दोस्तों? अल बरूनी। अल बरूनी टोटल 10 साल तक भारत में रहा था। और इसका प्रसिद्ध पुस्तक है किताब उल हिंद। कौन सा पुस्तक है दोस्तों? किताब उल हिंद। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं दोस्त। पहला जो मैंने आप लोगों को साहित्यकार बताया, फिरदौसी, इसका पुस्तक है शाहनामा। उसके बाद एक का नाम उतबी, नाम छूट गया दोस्त, ध्यान में रखिएगा। उतबी। उतबी कौन सा पुस्तक लिखा था? तो तारीख है यामिनी। ये किसका दरबारी इतिहासकार था? तो गजनबी का, याद रखिएगा दोस्तों। और तारीख ए सुबुक्तगिन कौन लिखा है? तो वैखी। कौन लिखा है दोस्तों? वैखी, याद रखिएगा। अगर बात करें अल बरूनी, ये टोटल 10 वर्षों तक भारत में रहा। और ये कौन सा पुस्तक का रचना किया? तो किताब उल हिंद। और इसके आक्रमणों को, जो जो प्रमुख आक्रमण था महमूद गजनवी का, उस आक्रमण को हम लोगों ने कल ही अच्छे ढंग से पढ़ लिया है दोस्तों। तो जो मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ, उसका प्रभाव क्या क्या पड़ा भारत में? तो जो खैबर दर्रा था, वो पूर्ण रूप से विदेशियों के हाथ में चला गया। और भारी मात्रा में धन संपत्ति का लूट हुआ। और बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। और पंजाब पर तुर्कों का नियंत्रण हो गया था। पंजाब पर किसका नियंत्रण हो गया था? तुर्क का। और लाहौर फारसियों का केंद्र बन गया था। लाहौर फारसी संस्कृति का क्या बन गया था? केंद्र। तो ये सब प्रभाव पड़ा था किसके आक्रमण के कारण? तो गजनबी के आक्रमण के कारण दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते हैं। अगर बात किया जाए मोहम्मद गौरी के बारे में, तो मोहम्मद गौरी के पहले जो जो कुछ मुख्य राजा हुए गौरी के वंश के, उसको देख लेते हैं दोस्तों। तो 1155 एडी में अलाउद्दीन हुसैन गजनी पर अधिकार कर लिया दोस्तों। यानी कि वहां का राजा बना। फिर से एक बार देखिए दोस्त, क्या मैंने बोला? कि 1155 एडी में अलाउद्दीन हुसैन गजनी पर अधिकार कर लेता है। और ये एक उपाधि लेता है, जहां सोज का। किस चीज का उपाधि लेता है? जहां सोज का। जहां सोज का मतलब क्या है? विश्व को जलाने वाला। 1600, माफ कीजिए, 1163 एडी में अलाउद्दीन हुसैन का चचेरा भाई गियासुद्दीन गौर राजा बनता है। अलाउद्दीन हुसैन के बाद कौन राजा बना? तो गियासुद्दीन गौर, जरूर याद रखिएगा। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है दोस्त। तो इसी मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ना है, जिसका पूरा नाम क्या है? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गजनी का शासक बनता है। और 1175 में गोमल दर्रा से भारत में मुल्तान पर हमला करता है। और गोमल दर्रा से हमला करने वाला ये प्रथम आक्रमणकारी है। गोमल दर्रा से आक्रमण करने वाला ये प्रथम आक्रमणकारी है। हम लोगों ने देखा था कि गजनवी किस दर्रा से प्रवेश किया था? तो खैबर दर्रा। और जो मोहम्मद गौरी है, भारत में किस दर्रा से प्रवेश करके आक्रमण किया? तो याद रखिएगा, गोमल दर्रा, जरूर याद रखिएगा दोस्तों। अगर गौरी का बात करें, तो गौरी का भारत पर आक्रमण करने का कारण क्या था? तो सबसे बड़ा तो इसका ये कारण था कि इसका जो बड़ा भाई था गियासुद्दीन, तो गियासुद्दीन और मोहम्मद गौरी के बीच में समझौता हुआ था। क्या चीज़ का समझौता हुआ था दोस्तों? तो जो गियासुद्दीन था, उसने कहा था कि मैं पश्चिम की ओर अपना क्षेत्र का विस्तार करूंगा। और मोहम्मद गौरी से कहा था कि तुम पूरब की तरफ अपना क्षेत्र का विस्तार करना। तो इसीलिए भारत की ओर आगे बढ़ता है और अपने साम्राज्य में इसे शामिल करना चाहता है दोस्तों। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण था धन प्राप्ति। तीसरा कारण था
कि इस्लाम का प्रचार। चौथा कारण क्या था? साम्राज्य का स्थापना। चौथा कारण क्या था दोस्तों? साम्राज्य का स्थापना। पहला कारण क्या मैंने बताया? तो अपने बड़े भाई गियासुद्दीन से समझौता कर लिया था कि पूरब की तरफ विस्तार करेगा और गियासुद्दीन पश्चिम की तरफ विस्तार करेगा। और दूसरा क्या बताया मैंने? धन प्राप्ति। चौथा क्या बताया? भारत पे आक्रमण करने का, इस्लाम का प्रचार। पांचवा क्या बताया मैंने दोस्तों? तो साम्राज्य स्थापना। तो ये 5 कारण रहे जिसके कारण मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है दोस्तों। तो चलिए कुछ और भी इसके तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं। अगर बात किया जाए कि ये किस किस वर्ष में कहाँ कहाँ हमला किया, तो 1175 एडी में मुल्तान पर आक्रमण कर देता है और करामतियों को हराकर मुल्तान पर कब्जा कर लिया। करामती वहाँ का वंश थे दोस्तों, तो उनको हराने के बाद मुल्तान पर कब्जा कौन कर लिया? मोहम्मद गोरी। 1178 में गुजरात पाटन पर आक्रमण आक्रमण किया और जब पाटन पर आक्रमण करता है तो वहाँ पे चालुक्य राजा मूलराज का शासन था, पर वो मतलब उतने बड़े नहीं थे, छोटे में ही उन राजा बन गए थे। इसलिए उनका संरक्षण कौन कर रही थी? उनकी माँ नायिका देवी। तो मूल राज का संरक्षण कौन कर रही थी? तो याद रखिएगा, नायिका देवी। तो ये जो नायिका देवी थी और मूल राज द्वितीय जो था, ये दोनों मिलके मोहम्मद गोरी को हरा देता है। तो याद रखिएगा कि भारत में इसको प्रथम बार पराजय मिला। तो कहाँ पराजय मिला? कायदारा में। कहाँ मिला दोस्तों? कायदारा, राजस्थान के क्षेत्र में आता है कायदारा। माउंट आबू के पास गौरी को पराजय मिला। किससे? चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय और उनकी मम्मी बोलिए या तो संरक्षिका बोलिए, नायिका देवी से मोहम्मद गौरी को हार मिलता है। 1178 एडी में मूलराज द्वितीय के भाई भीम द्वितीय ने मूलराज द्वितीय का स्थान ले लिया। अब आगे अगर हम लोग देखें तो 1191 में तराइन का, देखिए बहुत सारा ये आक्रमण किया था, पर जो महत्वपूर्ण है सिर्फ मैं उसे ही पढ़ा रहा हूँ दोस्त। तो 1191 में जो मोहम्मद गोरी है तराइन का प्रथम युद्ध करता है। किसके साथ करता है? तो पृथ्वीराज तृतीय के साथ में। तो जो पृथ्वीराज तृतीय था तराइन का प्रथम युद्ध को जीत लेता है। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है 1192 का तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय हार जाता है। किससे हार जाता है? तो मोहम्मद गोरी से हार जाता है। तो जो दूसरा युद्ध हुआ, इस युद्ध से पहले जो मोहम्मद गोरी था वो क्यू उल मुल्क नाम का एक राजदूत भेजकर पृथ्वीराज तृतीय से कहता है कि वो अधीनता किसका? मोहम्मद गोरी का स्वीकार कर ले, तो वो उससे लड़ाई नहीं करेगा। पर पृथ्वीराज तृतीय ने गौरी का अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। इसीलिए मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज पे हमला करता है और दुर्भाग्यवश इसमें पृथ्वीराज तृतीय का हार हो जाता है, जिसको हम लोग अंतिम हिंदू सूर्य या तो अंतिम महान हिंदू राजा कह सकते हैं पृथ्वीराज तृतीय को दोस्तों भारत में। और अगर आगे हम लोग कुछ और देख लें तो 1194 एडी में इसका एक और प्रमुख युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी जयचंद को हराता है। किसको हराता है दोस्तों? जयचंद को। और इसको हराने का खुशी में अब एक तरीका से लगभग पूरे भारत के जो जो महत्वपूर्ण शासक थे खत्म हो गया था। तो भारत को जीतने की खुशी में ये सिक्का चलवाता है, लेकिन इस सिक्का में वो लक्ष्मी माता का चित्र अंकन कराता है। अपने सिक्कों पे किसका चित्र का अंकन कराता है? लक्ष्मी और नंदी का। किसका किसका करवाता है? लक्ष्मी और नंदी का। लेकिन एक चीज और याद रखना है कि ये जो सिक्का था इसको हम लोग बोलते हैं देहलीवाल सिक्का। क्या कहते हैं दोस्तों? देहलीवाल सिक्का। इसमें जरूर वो लक्ष्मी और नंदी का चित्र का अंकन कराया था, लेकिन एक तरफ कालीमा भी लिखवाया था दोस्तों। क्या लिखवाया था? कालीमा। जरूर याद रखिएगा। अब और यहाँ पे देखना है कि जो 1203 एडी है इसमें ऐबक जो उसका एक गुलाम था, तो ऐबक कलिंजर अभियान चलाता है और चंदेल शासक परमादेव को हरवा देता है। चंदेल शासक परमदेव को क्या कर दिया दोस्तों? हरा दिया। कौन? ऐबक। ऐबक कौन है? तो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम है। उसके बाद 15 मार्च 1206 में खोखर सरदार द्वारा गोरी का क्या कर दिया गया? हत्या। तो जब गोरी का हत्या हो जाता है उसके बाद दिल्ली के क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत का शुरुआत कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन करता है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। जरूर याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है कि जो मोहम्मद गोरी था उसका 4 मुख्य गुलाम था। कौन कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। तो जब वो भारत जीत के वापस जा रहा था गजनी, तो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर और दिल्ली वाला क्षेत्र दे देता है, यलदौज को गजनी वाला क्षेत्र दे देता है, कुबाचा को कच्छ और सिंध वाला क्षेत्र दे देता है, और जो बख्तियार खिलजी था इसको बंगाल और बिहार वाला क्षेत्र दे देता है। यानी वो जितना क्षेत्र जीता सबको अपने गुलामों के बीच बांट दिया दोस्तों। जरूर याद रखिएगा। और मैंने एक बार फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो देहलीवाल सिक्का था उसके एक तरफ कलीमा था और दूसरे तरफ नंदी और लक्ष्मी के चित्र अंकन थे। नंदी और लक्ष्मी के चित्र अंकन थे। और यही वो मोहम्मद गौरी है जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था।
कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कौन बनवाया था? तो मोहम्मद गौरी। तो कहाँ कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है दोस्तों? आप लोग ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। तो आज हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, आज हम लोग यहीं पे सारे तथ्यों को समाप्त करते हैं और देर ना करते हुए प्रश्नों को लगाते हैं दोस्तों। तो चलिए प्रश्नों को लगाना शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्त, किस साहित्यकार को पूर्व का होमर कहा जाता है? किस साहित्यकार को पूर्व का होमर कहा जाता है? तो फिरदौसी को। किसको कहा जाता है दोस्तों? फिरदौसी को। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकारी कौन था? तो उतबी। कौन था दोस्तों? उतबी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा? किसने कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा? तो याद रखिएगा, फिरदौसी। कौन कहा था दोस्तों? फिरदौसी। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद का रचना कौन किया था? तो माफ कीजिए, किस भाषा में इसका रचना किया गया था? तो अरबी भाषा में। किस भाषा में किया गया था दोस्तों? अरबी भाषा में। कौन किया था? तो अलबरूनी। कौन किया था दोस्तों? अलबरूनी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के बाद कौन सा शहर फारस संस्कृति का केंद्र बन गया था? तो कौन सा शहर बन गया था दोस्तों? लाहौर। कौन सा शहर बन गया था? लाहौर, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अलबरूनी भारत में कितने वर्षों तक रहा था? तो 10 वर्षों तक। कितने वर्षों तक रहा था? 10 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, गजनवी के आक्रमण का एक प्रमुख प्रभाव क्या रहा? तो ये याद रखिएगा कि जो खैबर दर्रा था वो हमेशा के लिए विदेशियों के लिए खुल गया। जरूर याद रखिए, गजनवी के आक्रमण के बाद क्या हुआ दोस्तों? तो जो खैबर दर्रा था हमेशा के लिए किसके लिए खुल गया? विदेशियों के लिए। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन हुसैन ने 1155 एडी में किस स्थान पर अधिकार कर लिया? तो गजनी पे। किस पे अधिकार कर लिया था दोस्तों? गजनी पे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जहां सोच की उपाधि कौन लिया था? तो जहां सोच का उपाधि लेने वाला कौन है? अलाउद्दीन हुसैन। जहां सोच का मतलब क्या है? विश्व को जलाने वाला। जहां सोच का मतलब क्या है दोस्तों? विश्व को जलाने वाला। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी शहाबुद्दीन गजनी का शासक कब बना? तो 1173 एडी में। कब बना दोस्तों? 1173 एडी में। जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण 1175 एडी में किस स्थान पे किया? तो मुल्तान में। कहाँ करता है दोस्तों? मुल्तान में। जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौरी के भारत आक्रमण का एक प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? वो पूर्व की ओर अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, क्योंकि उसका जो भाई था उससे समझौता हुआ था कि वो पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य विस्तार करे और गौरी पूर्व की ओर करेगा। अगला प्रश्न है, 1178 एडी में गुजरात में आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? मूलराज द्वितीय। कौन था दोस्तों? मूलराज द्वितीय। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय कहाँ हुई थी? तो कैदारा माउंट आबू के निकट। कैदारा माउंट आबू के निकट भारत में पहली बार मोहम्मद गजनवी हारा था। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1151 एडी किसके बीच हुआ? तो गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न है दोस्त, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, उससे पहले गौरी ने अपना दूत बनाकर पृथ्वीराज तृतीय के पास भेजा। तो किसको भेजा था? तो कीव उल मुल्क को। किसको भेजा था दोस्तों? कीव उल मुल्क को भेजा था। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध 1194 एडी में गौरी ने किस राजा को हराया? तो याद रखिएगा, जयचंद को। कौन किसको हरवाता है दोस्तों? जयचंद को। ये वही जयचंद है जो या तो माफ कीजिएगा पृथ्वीराज तृतीय का द्वितीय तराइन के युद्ध में इससे गद्दारी किया था, उसके साथ लड़ाई करने के लिए नहीं आया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाई? तो याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी। कौन करवाया दोस्तों? मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1203 एडी में किस चंदेल शासक को हराया? किस चंदेल शासक को हराया? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा आंसर? परमादी देव। किसको हरवाया दोस्तों? परमादी देव को। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कब और किसके द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कब और किसके द्वारा की गई? तो याद रखिए, किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो खोखर सरदारों के द्वारा। किसके द्वारा की गई? खोखर सरदारों के द्वारा। अगला प्रश्न है, गौरी का कौन सा गुलाम बंगाल और बिहार के विजय के लिए जिम्मेदार है? तो बख्तियार खिलजी। और ये वही है जो तक्षशिला को तहस नहस कर देता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नालंदा को भी तहस नहस करने वाला बख्तियार खिलजी ही है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद कच्छ और सिंध का नियंत्रण किसे मिला? मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद कच्छ और सिंध का नियंत्रण किसे मिला? तो याद रखिएगा दोस्तों, किसको मिलता है? नसीरुद्दीन कुबाचा को। किसको मिलता है? नसीरुद्दीन कुबाचा को। भारत में दिल्ली सल्तनत की औपचारिक शुरुआत किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन करता है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? मोहम्मद गौरी। कौन करवाता है दोस्तों? मोहम्मद गौरी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, और यह हम लोग का आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, देहलीवाल सिक्कों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो देहलीवाल सिक्कों की मुख्य विशेषता क्या थी? ये एक तरफ कलीमा लिखा हो रहा था उर्दू में, और दूसरी तरफ नंदी और लक्ष्मी का चित्रांकन होता था। क्या होता था दोस्तों? चित्रांकन। तो किनका किनका चित्रांकन होता था? लक्ष्मी और नंदी का। और एक तरफ क्या लिखा हुआ होता था? कलीमा। तो चलिए दोस्त, यहाँ पे हम लोग का सारा महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन समाप्त होता है और सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। आज मैं बहुत थक गया था दोस्तों, तो थोड़ा तथ्यों मैंने कम कराया है, पर कल मैं थोड़ा अधिक करा दूंगा दोस्तों। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।